स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस लाइव सेशन में। और आज का जो हमारा 1 घंटे का महा एपिसोड है ये क्लास 11 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के लिए होने वाला है। तो इतिहास में जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा उसी से संबंधित जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आपके कहें तो 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बशर्ते ये है आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से देखने हैं और समझने हैं। दूसरी चीज, देखो मोस्टली जो आपके डाउट्स है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। लाइव सेशन में आपका अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को उतना ही 10 सेकंड का 20 सेकंड का 1 मिनट का रिप्ले कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और कोई भी बच्चा लाइव सेशन में कोई जो अनरिलेवेंट क्वेश्चन है वो ना करे, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के कंटेंट पे फोकस करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। तो शुरुआत करते हैं सीरीज की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड के प्रति कोपर्निकस और जो ईसाई हैं इनका क्या विश्वास था, ठीक है। तो देखो ईसाई क्या मानते थे कि मनुष्य जो है वो बहुत पापी है और पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण ये बीच में स्थित है। बीच में कहाँ पे है? तो ये ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, यानी कि ये हमारा मान लीजिए ब्रह्मांड है, ठीक है। तो अर्थ जो है हमारा इस ब्रह्मांड के यहाँ पर स्थित है, ठीक। और इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं, यानी कि जितने भी छोटे छोटे ग्रह हैं वो इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। ये किसका मानना है? ईसाइयों का। कोपर्निकस का सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत क्या होता है? देखो ये कहते हैं कि पृथ्वी जो ब्रह्मांड के बीच में स्थित नहीं है, यानी कि हमारी जो अर्थ है ये अकॉर्डिंग टू कोपर्निकस ये गलत है, ठीक है। पृथ्वी समेत जितने भी ग्रह वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि जो कोपर्निकस है उनके अनुसार यहाँ पे क्या है कि अर्थ नहीं है बल्कि यहाँ पर सन है, ठीक है। और जितने भी छोटे छोटे ग्रह हैं ये सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक। अब देखो ये लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे कि जो खगोल शास्त्री जोहानिस केपलर थे और जो गैलीलियो थे इन्होंने क्या किया था कि अपने लेखों के माध्यम से स्वर्ग, जो ईसाई थे वो स्वर्ग और नरक को मानते थे, पृथ्वी को भी मानते थे, तो स्वर्ग और पृथ्वी के जो बीच का अंतर था उसे खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ईसाइयों का क्या यहाँ पे जो धारणा थी और कोपर्निकस की क्या धारणा थी, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पे, जो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति थी, ठीक है, वो कहाँ पे आई थी? ब्रिटेन में, ठीक, हमें पता है। और इसी को अलग से पूछा जाएगा कि ब्रिटेन में जो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आई थी वो किन परिस्थितियों के कारण आई थी, यानी कि ऐसे क्या कारण थे जिससे सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति यहीं पर आई थी, ठीक है। तो 3 मार्क्स में इस तरीके से ये एक क्वेश्चन पूछ लेगा या 4 मार्क्स में जो भी आते हैं। उसके बाद पूछ सकता है कि ब्रिटेन में जो आवागमन के साधन थे उसमें जो नए नए आविष्कार हुए थे उनकी जानकारी दीजिए, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे औद्योगिक क्रांति क्यों आई थी। तो देखो ब्रिटेन के 3 हिस्से, एक था इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। बेसिकली औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ऐसे ही क्षेत्रों में देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही राजतंत्र, एक ही सम्राट का शासन था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख देंगे? बाजार व्यवस्था। संपूर्ण राज्य में जब एक ही कानून व्यवस्था है, एक ही मुद्रा प्रणाली है, तो सिंपल सी बात है कि एक ही बाजार व्यवस्था भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही सम्राट का राजतंत्र हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये तीनों आपस में, कौन कौन से? ये तीनों ही आपस में जितने भी माल होता था उस पर आने पर किसी पर भी कर नहीं लगाते थे, जिससे उन्हें मुनाफा अधिक मिलता था, ठीक है। और जैसे जैसे 17वीं सदी आती गई, मुद्रा का प्रसार जो था वो अधिक बढ़ने लगा और बाजार तेजी से इनके बढ़ने लगे और यहाँ पर जो मुद्रा था वो अधिक आने लगी, यानी कि पैसा जो था आर्थिक स्तर पर ये तीनों ही क्षेत्र अधिक मजबूत होने लगे। दूसरा पॉइंट, कृषि क्रांति। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड जो था ये एक बहुत बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा। कैसे? कि यहाँ पर जो जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे इन्होंने क्या किया कि जितने भी, मान लीजिए ये एक जमींदार की भूमि है, ठीक है, इन्होंने अपने आसपास ये छोटी-छोटी जो भूमियां थी इनको खरीद लिया और कोई नहीं भी देता था तो जबरदस्ती इन्हें अपने में मिला लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से अपनी एक बड़ी-बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिस पे इन्होंने जो छोटे-छोटे किसान थे उसको उनको काम करने के लिए कहा और खाद्यान्न की वृद्धि हुई। तो दूसरा पॉइंट आ गया आपका कृषि क्रांति का, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मुद्रा का विनिमय। तो ये तो अभी हमने देख ही लिया था कि 17वीं सदी तक अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग, यानी कि मुद्रा का चलन, मुद्रा का आदान प्रदान अधिक मात्रा में होने लगा था, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, चाहे वो किसी वस्तु के खरीदने के रूप में हो या विनिमय के रूप में, इस तरीके से।
मशीनों का आविष्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, मशीनों का आविष्कार। ब्रिटेन में जितने भी आधुनिक मशीनों का आविष्कार हुआ, चाहे वो चालक शक्ति के रूप में हो, भाप का ज्ञान हो, जब से नई-नई मशीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ, तब से वहाँ पे अधिक मात्रा में, यानी कि जो मशीनें होती थीं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में, यानी कि अधिक मात्रा में और कम समय में अधिक सामान प्रोवाइड कराती थी। इसकी वजह से हमें सस्ते श्रमिक मिले, कोयला, लोहे की खदानें, इन सभी में अधिकता होने लगी। तो यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें, तो बाजार की वजह से, एक ही बाजार व्यवस्था की वजह से, एक ही कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, कृषि क्रांति की वजह से, साथ ही साथ मुद्रा विनिमय की वजह से और मशीनों के आविष्कार की वजह से, जो ब्रिटेन था वहां पे सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हमें देखने को मिली थी। गाइस, अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना कमेंट कीजिए कि यस सर, हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि क्रांति क्यों आई। अब जो आवागमन के साधन थे, उसमें नए नए आविष्कार जो हुए हैं उसे समझते हैं। तो कौन कौन से आविष्कार हुए थे, देखो। 1750 से लेके 1900 तक, यानी कि लगभग लगभग की 150 साल के आसपास जो ब्रिटेन था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए जो कि आवागमन के साधनों में बहुत ही अधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले देखो, सड़कें आई, फिर नहरें आई, फिर रेल इंजन, स्टीम शिप्स और मोटर कार। तो सबसे पहले देखो सड़कें। तो सड़कें किसके द्वारा बनाई गई थी? तो स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन पैक एडम। इन्होंने जो छोटे-छोटे पत्थर थे, इनकी सहायता से बहुत ही मजबूत सड़कें बनाई। सड़कें तो थी, कच्ची सड़कें थी, जिस पे कोई भी जो है वो आसानी से चल नहीं सकता था, गड्ढे वगैरह थे। तो इन्होंने क्या किया, पत्थरों की सहायता से मजबूत सड़कें बनाई। नहरें, तो जेम्स बिंडले के द्वारा बहुत सी नहरों का निर्माण किया गया, जैसे कि एक नहर है आपकी वसली कैनाल है, ठीक है? और भी बहुत सारी हैं, इसमें आप नहरोन्माद के जो है उसे भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे आसानी से, ठीक है? उसके बाद आते हैं रेल इंजन। 1802 में ट्रेवेटिक ने सर्वप्रथम लोकोमोटिव इंजन की खोज की थी, लेकिन ये जो था इंजन यहाँ पे क्या था, एक तरीके कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पाया था। जो भाप का इंजन था वो किसके द्वारा बनाया गया था? जेम्स वाट। ये इंजन सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था, सबसे अधिक एक तरीके से कह सकते हैं प्रयोग में लाया जाना था, ठीक है? उसके बाद आया स्टीम शिप्स। स्टीम शिप्स यानी कि ऐसी बोट, ऐसे जहाज पानी वाले जो कि भाप से चल सकते थे, ठीक है? ये किसके द्वारा बनाए गए थे? अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट फुलटोन के द्वारा 1807 में, याद रखिएगा। उसके बाद आई मोटर कार। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम में एक जर्मन इंजीनियर थे, इन्होंने पेट्रोल की खोज की। मतलब पेट्रोल तो चलो पहले से ही था, लेकिन उस पेट्रोल से क्या कोई मोटर कार चलाई जा सकती है, इसका आविष्कार इन्होंने कर दिया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो ब्रिटेन में आवागमन के साधन थे उनमें आप लिख देंगे। सबसे पहले नहरों के बारे में बताएंगे, ठीक है? मतलब सड़कें, नहरें, रेल इंजन, स्टीम शिप्स और मोटर कार। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है मूल निवासियों का रहन सहन, ठीक है? एक तो है मूल निवासियों के रहन सहन के बारे में, फिर है उनकी खान पान की विशेषताओं, रहन सहन और खान पान। अब देखो, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा मूल निवासियों से संबंधित कि मूल निवासियों की परंपरा की विशेषताएं। अब देखो, आप ये मत समझ लेना कि परंपरा की विशेषताएं और उनके रहन सहन खान पान की विशेषताएं एक ही है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें जो वो अलग है। एक है रहन सहन, एक है खान पान। तो सबसे पहले रहन सहन और खान पान के देखेंगे, परंपरा की हम बाद में देखेंगे, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना है आप सभी को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रहन सहन की और खान पान की, परंपरा की सबसे बाद में, ठीक है? तो रहन सहन के समझिए। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है नेटिव। नेटिव क्या होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मौजूदा निवास में ही स्थान जो है पैदा हुआ है। यानी कि मान लीजिए ये एक बंदा है बी नाम का, ये बंदा इस ए एरिया में रहता है और यहीं पे ये पैदा हुआ है, इसके माता पिता यहीं पे रहे, तो हम इसे कह देंगे ये इस ए एरिया का नेटिव है। इस तरीके से आप जहां पे भी रहते हैं वो आपका नेटिव हो जाएगा। उसके बाद 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक ये जो यूरोपीय लोग थे उनके द्वारा उपनिवेश जो थे उनके बासिंदों के लिए किया जाता था। यानी कि नेटिव शब्द का उपयोग जो यूरोपीय लोग थे उनके द्वारा उनके जो उपनिवेश बनाए जाते थे उनके लोगों को कहा जाता था, ठीक है? उसके बाद उत्तरी अमेरिका में जो सबसे पहले मूल बासिंदे थे वो कब आए थे? लगभग 30,000 साल पहले। कहां से? बोरिंग स्टेट्स के आर पार फैली भूमि सेतु से, ठीक है? पहले ये एशिया आए और उसके बाद 10,000 साल तक हिमयुग के अंत के दौरान ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ बढ़ते चले गए। अब देखो, इस क्वेश्चन में आप चाहें तो ये सिर्फ नेटिव शब्द याद रख लीजिएगा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद रखना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं भी रखना चाहें तो दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप ये पॉइंट जरूर याद रखें, ठीक है? ये जो बताने वाला हूँ कि ये जो लोग थे, मूल निवासी जो थे, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, तो ये मूल निवासी जो थे वो नदियों के, मतलब नदी के आसपास, नदी घाटी के आसपास
गांव में एक समूह समूह बनाकर रहते थे, यानी कि ये जो यहाँ पे आसपास में रिवर रहती हैं, ठीक है, इन्हीं रिवर के आसपास में ये लोग रहा करते थे। ये लोग अब देखो नदियों के पास है तो सिंपल सी बात है, मछली ये ज्यादा खाते होंगे और मांस भी इसी में सम्मिलित हो जाता है। अब नदी के पास है तो भूमि उपजाऊ है, तो सब्जियां और मकई ये भी उगाते ही होंगे, सिंपल सा है। तो हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक। और कई बार क्या होता है, अगर इन्हें मांस खाना था, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं, ये जब वो शिकार करने के लिए जाते थे, तो बेसिकली इन्हें एक चीज की शिकार, एक चीज होती है, एक भैंस होती है जिसे इनको तलाश होती थी, ये उसका शिकार करते थे, वो था बाइसन, ठीक है। तो ये अक्सर जो थे वो मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पे जाया करते थे, और ये सिर्फ उन जंगली भैंसों की तलाश करते थे जो बाइसन होते थे और ये घास के मैदान में घूमने को मिलते थे, ठीक है। ये लोग स्पेनी आबादकारों से घोड़े खरीदा करते थे, यानी कि ये जो लोग थे, मूल निवासी थे, ये स्पेनी आबादकारों से घोड़े खरीदते थे, ठीक है। घोड़े खरीदते जरूर थे, क्यों? क्योंकि इन्हें यात्रा पे जाना था और शिकार करना होता था। लेकिन ये सिर्फ उतने ही जानवर मारा करते थे जिन्हें इतनी भोजन की जरूरत हुआ करती थी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके किसके बारे में? रहन सहन के बारे में और खान पान विशेषताओं के बारे में। अब देखो, इनकी जो परंपरागत विशेषताएं, यानी कि इनकी परंपरा से जो जुड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहले देखो, इनकी परंपरा से जुड़ी हुई है कि इनके पास जमीनें तो बहुत थी, लेकिन ये कभी भी उन्होंने अपना मालिकाना हक उस पर जताना नहीं समझा। ये जमीन पर अपनी मिल्कियत जो थी उसकी जरूरत महसूस नहीं करते थे, यानी कि ये जो थे कि ये नहीं समझते थे कि इतनी जमीन मेरी है, इतना जमीन मेरा है, मेरे पास इतना पैसा, ऐसा कुछ नहीं था इनके समय में। और ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर निर्भर करते थे कि हमें इससे भोजन मिल जाए जिससे हम अपना पेट पाल सकें, बस। उसके बाद ये जो लोग कबीलों में रहा करते थे, ये मतलब समूहों में रहा करते थे, औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करते थे, और ये उपहारों का आदान प्रदान किया करते थे, ठीक है। और जब उपहारों का आदान प्रदान करेंगे तो सिंपल सी बात है, उन्हें चीजें खरीदने की बजाय उपहार के रूप में मिल जाती थी, सिंपल सा है। यहाँ पे भाषाएं जो थी वो बहुत सारी बोली जाती थी। अब देखो, तकरीबन 30,000 साल पहले जब ये आए थे मूल बाशिंदे, तो सिंपल सी बात है, उस समय भाषा जब बोली जाती होगी तो लिखने का तो कोई उस समय दौर तो होगा नहीं, तो हमें जो है भाषाएं तो बहुत बोली जाती थी, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि लिखी हुई भाषा हमें नहीं मिली है, ठीक है। हाँ, हमें ये चीज जरूर पता है कि यहाँ के जो लोग थे वो बेशक से लिख नहीं सकते थे, लेकिन ये एक चीज पढ़ सकते थे। क्या पढ़ सकते थे? जो प्राकृतिक घटनाएं घटने वाली हैं, ठीक है, प्राकृतिक स्थिति जो है उसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि आने वाले समय पे मौसम कैसा होने वाला है, जलवायु कैसे होने वाली है, कुछ ही देर में अगर तूफान आने वाला है, वर्षा आने वाली है या भूकंप आने वाला है, तो इन सभी का इन्हें पूर्व अनुमान लग जाता था। तो ये कह सकते हैं कि इनका बौद्धिक जो रूप था वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली था, इस तरीके से, ठीक है। अब एक होपी समुदाय था यहाँ पे, जो कि कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी हुआ करता था, तो ये एक उदाहरण आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आपने ये चीज देखी कि मूल निवासी जो थे, ठीक है, इनकी रहन-सहन और खान-पान की क्या विशेषताएँ थी, और साथ ही साथ मूल निवासियों की परंपरा की विशेषताएँ क्या थी। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब देखो, ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। तो कमेंट में बताइए बच्चों कि आपको सभी पॉइंट, सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर कोई और आपका डाउट है तो आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। अगर छोटा-मोटा डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपका क्लियर कर दूँगा। अब देखो, अगला है चीन की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है, और ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच त्रिकोणीय व्यापार की व्याख्या करनी है। तो देखो, सबसे पहले चीन की भौगोलिक स्थिति। चीन जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ा महाद्वीपीय देश है, हमें पता है। और यहाँ पे क्या है? बहुत ही तरह की जलवायु पाई जाती है। जहाँ पे देखो बहुत बड़ा है तो सिंपल सी बात है, जलवायु जो बहुत होगी। यहाँ पे 3 नदियाँ प्रमुख हैं। कौन-कौन सी? पीली नदी जिसे आप हुआंगे कह सकते हैं, पाले नदी जिसे आप यांगत्से नदी कह सकते हैं, ठीक है, छांगजियांग जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसका जो ये देश जो है, इसका सबसे अधिक जो हिस्सा है वो कैसा है? पहाड़ी हिस्सा है। अब देखो, यहाँ पे सबसे अधिक जो लोग रहते हैं, जिस भाषा के बोलने वाले, वो है चीनी। और यहाँ पे जो जातीय समूह है, यानी कि जिस जाति के लोग अधिक यहाँ पे रहते हैं वो है हान। तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं? विशालकाय देश है, अधिक जलवायु है, प्रमुख 3 नदियां हैं, बहुत सारा हिस्सा पहाड़ी है, हान यहाँ पे जातीय समूह है, प्रमुख भाषा है चीनी, और भी कई राष्ट्रीयताएं हैं। अब देखो, चीनी जो वहाँ पे खान-पान होता है उसमें हमें बहुत सारी विविधताएँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे गेहूँ, चावल, मिर्च मसाले, कैंटोनी, डिमसम का मतलब होता है दिल को छू लेने वाला। तो ऐसे भोजन यहाँ पे अलग-अलग जगह पे खाए जाते हैं, ठीक है? अब देखो, जो जेसुइट मिशनरियाँ थी, यानी कि जेसुइट जो धर्म के लोग थे, इन्होंने क्या किया था कि चीन में खगोल विद्या और गणित एवं जो पश्चिमी विज्ञान है, इनको यहाँ पे और अधिक विस्तार दिया था। तो ये चीज़ आपको चीन की जो भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में लिख देनी है।
अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सैंपल पेपर में भी आ चुका है ये वाला कि ब्रिटेन, ठीक है, और जो भारत है इसके बीच में त्रिकोणीय व्यापार कैसे है, निम्नलिखित तरीके से मतलब कैसे है ये समझाइए। तो देखो सबसे पहले चीनी उत्पाद जैसे कि चाय हो गए, रेशम हो गए, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, इनकी मांग जो थी वो देश से पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से व्यापार जो था उसमें असंतुलन की एक भारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। जितने भी पश्चिमी उत्पाद थे उनको चीनी बाजार में जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जब चीन का ही माल जो है चाय, रेशम, चीनी मिट्टी यही जब अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं तो पश्चिमी उत्पाद कोई क्यों लेगा? ठीक है, तो इसलिए इसीलिए चीनी बाजार में इसकी मांग नहीं बढ़ी और इसकी वजह से उन्हें भुगतान चांदी में करना पड़ गया था और चांदी में करना पड़ा तो पश्चिमी जो देश थे वो काफी लॉस में जाने लगे, आर्थिक स्थिति उनकी गिरने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रास्ता ढूंढ निकाला। क्या ढूंढ निकाला? अफीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफीम जो था ये हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में आसानी से उगाया जा सकता था और आपको पता है कि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी को बहुत सारे मतलब बंगाल में बेसिकली अगर हम बात करें, वैसे तो बंगाल नहीं बहुत सारे और भी एरिया हैं, तो वहां पे क्या था इसने अपना एकाधिकार जमा रखा था। तो वहां पे बहुत सारी जमीनों को देखा कि यहाँ पे हम अफीम उगा सकते हैं तो उसने अफीम उगाना शुरू किया और इसने चीन में अफीम बेचा। जब चीन में अफीम बेचा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चांदी बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगी और इस चांदी का उपयोग उसने किस लिए किया? ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए, यानी कि चीनी बाजारों से ही चाय खरीदी, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद के कहाँ भेजने लगे? ये ब्रिटेन। ठीक है, और रहते कहाँ थे ये? इंडिया में। तो इंडिया में देखो इंडिया में रहते थे, इंडिया से ही अफीम उगाया, चीन से क्या क्या खरीदा? चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम, ये सभी खरीदा चीन से और भेज कहाँ दिया? ब्रिटेन में। तो ये सारी चीजें जो वो आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो अंग्रेज हमें बहुत तरीकों से पहले से लूटते आए हैं। ठीक है, तो चीन की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा कि ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार है इसका वर्णन कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो महिलाएं थी, ठीक है, इनकी स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी में जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी रही थी। और इसी को अलग तरीके से पूछा जाएगा तो पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। हालांकि क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर है, मैं आपको आंसर भी लॉन्ग की तरह ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप उसमें से आधा भी याद कर लोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो क्या होता था कि व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिला को दूर रखा जाता था, यानी कि जो भी विचार एक नागरिक के लिए अच्छे होते थे, उनकी अभिव्यक्ति के लिए अच्छे होते थे, उनसे हमेशा महिलाओं को दूर रखा जाता था। साथ ही साथ चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो या फिर घर और परिवार का निजी जीवन हो, इसमें हमेशा अभिजात और संपन्न वर्ग के जो पुरुष होते थे इन्हीं का ही प्रभुत्व होता था, यानी कि निर्णय हमेशा वही लेते थे। महिलाओं को अपने पति के कारोबार में किसी भी प्रकार का परामर्श जो होता था, जो सुझाव होता था, उसको अधिकार नहीं था उन्हें परामर्श देने का। साथ ही साथ ये देखा जाता था कि महिलाएं जो हैं अगर वो दहेज लेकर नहीं आती हैं तो उन्हें क्या करते थे? मतलब पहले तो अगर दहेज लेके आते हैं तो क्या करते थे? अपने व्यापार में लगा देते थे और खुद जो पिता हुआ करता था, ठीक है, खुद जो पिता होता था उसे लगता था कि अगर हम दहेज का इस्तेमाल मतलब कि दहेज हम उसे शादी के बाद नहीं दे सकते हैं, तो वो खुद ही अपनी लड़कियों को क्या करते थे? मठों में भिक्षुणी बना दिया करते थे। ठीक है, और सार्वजनिक जीवन में जो महिलाएं थी उनकी भागीदारी कम थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसी स्तर तक माना जाता था कि तुम सिर्फ खाना पकाने तक ही सीमित हो, इस तरीके से महिलाएं और लड़कियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझा जाता था। साथ ही साथ अब यहाँ पे देखो कुछ बातें आती हैं जो अमीर वर्ग की महिलाएं थी उनके बारे में। तो अमीर वर्ग की जो महिलाएं थी जब पुरुष उनके घर से दूर चले जाते थे तब वो यहाँ पे अपना जो कारोबार है उसे संभालते थे। जैसे कुछ महिलाएं जो थी उन्होंने बौद्धिक रूप से कार्य भी किए हैं, जैसे कि एक थी महिला वेनिस निवासी कसांद्रा फेडल, ये यूनानी और लातिनी भाषा की एक विद्वानी थी। ठीक है, उन्होंने लिखा था कि महिलाओं को शिक्षा जो है वो ना तो पुरस्कार देती है, ना ही तो किसी का सम्मान का आश्वासन देती, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। यानी कि देखो इन्होंने ये कहा कि जो समाज है वो ये कहता है कि महिलाओं को ना तो शिक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि वो उन्हें पुरस्कार नहीं देती, उन्हें आत्मसम्मान नहीं देते, लेकिन यहाँ पे वेनिस निवासी कसांद्रा फेडेल ने कहा ये सभी आपको जो महिलाएं हैं अगर आप शिक्षा लेती हैं तो आपको पुरस्कार भी मिलता है, आपको सम्मान भी मिलता है, एवं सभी को इच्छा भी रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। इन्होंने गणतंत्र की भी आलोचना की। कैसे आलोचना की?
कि स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुष की इच्छा का ज्यादा समर्थन करती है। यानी कि देखो, उस समय क्या था कि गणतंत्र जो था, उसमें एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं कि एक तथ्य विद्यमान था। तथ्य क्या था कि जो भी यहाँ पे काम है, ठीक है? उसमें हमेशा पुरुषों को ही ज़्यादा समर्थन मिलता है। तो स्वतंत्रता जो है, उसकी एक बहुत बड़ी परिभाषा जो थी वो निर्धारित करने के लिए कहा गया कि महिलाएँ और जो पुरुष हैं, वो एक-दूसरे की इच्छा का समर्थन करते थे। ये ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पे अच्छे तरीके से? तो वेनिस निवासी कसांद्रा फिदेल के बारे में क्या लिखेंगे? इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ाया, साथ ही साथ गणतंत्र की जो आलोचना थी उसे किया। एक महिला थी मांटुआ की मर्चिसा इसाबेल देस्ते। इन्होंने क्या किया था कि इनके जो पति जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो इन्होंने अपने राज्य का शासन किया था। और एक महिला जो थी व्यापार की, उसके बारे में लिख देंगे कि व्यापारी जो महिलाएं थी, जब पुरुष उनके घर से दूर चले जाते थे, तो महिलाएं जो थी वो व्यापार को संभालती थी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन को अगर दोनों तरीके से पूछा जाएगा तो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। गाइस, आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइव में बताइए यस सर हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, और कमेंट में बताइए यस सर सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन में 1793 से 1850 तक जो ब्रिटेन था वो कई युद्धों में लिप्त रहा था। इससे ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि इस युद्ध के दौरान उसके ऊपर क्या आर्थिक स्थिति आई, ये समझाना है। तो देखो, इन्होंने जो पूंजी उधार ली थी, किसके लिए? जो पूंजी अपने देश के विकास के लिए उधार ली थी, ठीक है, उधार कहीं से भी ली, किसी देश से, किसी संगठन से, तो उसको क्या किया इन्होंने, युद्ध में खर्चा कर दी। अब सिंपल सी बात है, जब युद्ध में खर्चा कर दिए तो अब इन्हें किसी न किसी तरीके से अपना काम तो चलाना है। तो इन्होंने युद्ध का 35% जो भाग था वो लोगों की आमदनियों से कर लगाकर वसूला, जिसकी वजह से इनकी युद्ध की वजह से जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो एक तरीके से चरमरा गई। ठीक है, कामगारों और श्रमिकों को कारखानों तथा खेतों से निकालकर भर्ती कर दिया जाता था। यानी कि इस युद्ध के दौरान जो काम करने वाले थे, मजदूर थे, जो कृषि करने वाले थे, उन सभी को खेतों से निकाल कर कहाँ भर्ती करते थे? सेना में भर्ती कर लेते थे। साथ ही साथ जब देखो खाद्यान्न नहीं होगा, ठीक क्यों? क्योंकि जो किसान थे उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया, तो सिंपल सी बात है, खाद्य सामग्री जो होगी उनकी कीमत बढ़ जाएगी और गरीबों के पास इतना पैसा भी नहीं बचेगा। जो मजदूर थे उनके उद्योग और जो धंधे थे, कारखाने थे, वो पूरी तरीके से बंद हो गए और वे बेरोजगारी एवं भुखमरी के शिकार हो गए थे। यहाँ पे एक व्यक्ति थे नेपोलियन। इन्होंने एक नाकाबंदी की नीति अपनाई और ब्रिटेन के द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिश ने यूरोपीय महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से अवरुद्ध कर दिया। यानी कि जो नेपोलियन थे, इसकी नाकाबंदी की जो नीति थी, उसने क्या किया, ब्रिटेन के द्वारा उसे नाकाम करने की जो कोशिश थी, उसकी वजह से जो ब्रिटेन था इसका व्यापार अवरुद्ध हो गया। ठीक है, नेपोलियन की नाकाबंदी नीति की वजह से इसका ब्रिटेन का जो व्यापार था वो अवरुद्ध हो गया और जितने भी लक्ष्य स्थल थे वो ब्रिटेन के अधिकारियों के बाहर हो गए। और ये कहाँ पहुंच गए थे? नेपोलियन के पास। इंग्लैंड में रोटी, मांस की कीमतें आसमान छू रही थी। साथ ही साथ इंग्लैंड की मुद्रा जो थी इसका भी अवमूल्यन हो चुका था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटेन युद्ध में लगा हुआ था तो किस किस तरीके से उसका अर्थव्यवस्था जो चरमराई थी, कामगारों को, श्रमिकों को कारखानों से निकालकर सेना में भर्ती कर रहे थे, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ चुकी थी, किसी के पास इतने पैसे नहीं थे खाने के लिए कि वो सामान खरीद सकें, मजदूर जो थे वो उद्योग धंधे कारखाने ये बंद हो गए थे, जिसकी वजह से बेरोजगारी भुखमरी के कारण उनकी मृत्यु होने लगी थी। नेपोलियन की जो नाकाबंदी की नीति थी इसकी वजह से यूरोप का और जो ब्रिटेन का व्यापार था वो यहाँ पे बंद हो गया था। इंग्लैंड में मांस की रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी और लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी लिख देंगे। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो, जापान जो था जब इसकी हार हो गई, ठीक है, हमें पता जापान युद्ध में लगा हुआ था, तो जापान की जब हार हुई तो उसके बाद ये एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में किस तरीके से इसकी वापसी हुई ये समझाना है। तो देखो, अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो निर्माण जिस तेजी से हुआ, जिस प्रकार से हुआ, जिस स्पीड से हुआ, उसे हम एक युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद एक चमत्कार कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि चमत्कार तो नहीं है बेसिकली, क्यों? क्योंकि इसका जो इतिहास है वो जापान के लंबे इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब देखो कैसे वापसी हुई इसे समझो। ये पॉइंट्स हैं आपके। सबसे पहला पॉइंट है कि इस दौरान जब जापान जो था वो युद्ध से बाहर निकला तो उसने क्या किया, संविधान को औपचारिक स्तर पर और गणतांत्रिक रूप उससे दे दिया।
इसने सरकार, नौकरशाही और उद्योगों के बीच एक करीबी रिश्ता कायम किया, जिससे सरकार का, नौकरशाही के लोगों का, उद्योग के जो श्रमिक हैं, इनके आपस में एक अच्छा रिश्ता कायम हुआ, जिससे सभी लोग अच्छे से काम करने लगे। अमेरिका ने इसे समर्थन दिया। क्या समर्थन दिया? जब कोरिया और वियतनाम युद्ध में जापान की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही थी, तब अमेरिका ने इसको मदद की और इसको जो है अर्थव्यवस्था इसकी जो थी वो काफ़ी अच्छी होने लगी थी। उसके बाद 1964 में देखो 2 बदलाव हुए। क्या-क्या? टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे जापान के टोक्यो में, यहाँ पे जब इन खेलों का आयोजन हुआ, तो हमें ये पता चला कि जब देखो जब ओलंपिक खेल होते हैं तो सिंपल सी बात है पैसा बहुत लगता है। तो इससे ये पता चल गया कि हाँ भाई इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। उसके बाद 1964 में ही 200 मील प्रति घंटे से चलने वाली एक बुलेट ट्रेन का भी इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से एक निर्माण कर दिया और 1990 तक इन्होंने पर्यावरण से संबंधित जितने भी कठोर नियम थे उनको अमल में लेके आए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो देखो ऐसे लिख देंगे कि संविधान जो था उसे औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप दे दिया गया। सरकार, नौकरशाही, उद्योग जो पति थे उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम किया गया। जब कोरिया और वियतनाम में जो जापानीज अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी खराब हो रही थी, काफ़ी गिर रही थी, तो अमेरिका ने समर्थन दिया। 1964 में टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे इसकी वजह से, साथ ही साथ 1964 में ही 200 मील प्रति घंटे से चलने वाली बुलेट ट्रेन का इन्होंने निर्माण कर दिया और 1990 तक पर्यावरण से जितने भी संबंधित कठोरतम नियम थे उनको लागू कर दिया। तो आपको समझ में आ गया कि जापान हार के बावजूद भी एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में किस तरीके से इसकी वापसी हुई। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो बच्चों लाइव में बताइए और अच्छे से इन चीज़ों को समझते रहिए। और जो बच्चे अभी भी अच्छी मतलब इस वीडियो में फोकस नहीं कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं चैट सेक्शन में, मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा। याद रखिए मैं आपको रिमूव कर दूंगा वहां से, ठीक है? फिर आप इन फ्यूचर भी आप हमें मैसेज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप ज़्यादा उसमें बातें ना करें और यहाँ पे ध्यान दें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यूरोप जो था इसमें मुद्रण की क्रांति से आप क्या समझते हैं तथा इससे यूरोप में क्या परिवर्तन है? सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। और इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रक मुद्रण जो क्रांति थी इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले मुद्रण क्रांति की शुरुआत, तो देखते हैं किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 16वीं शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि सन 1455 में, ठीक है, सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानिस गुटेनबर्ग, ठीक है, ये उनका टाइम पीरियड है। जोहानिस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी यानी कि छापे खाने का इन्होंने निर्माण किया और इन्होंने अपनी कार्यशाला में बाइबल की तकरीबन एक ही दिन में 150 प्रांतियां छाप ली। उस समय क्या होता था कि इससे पहले जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब एक जो बंदा था, एक बंदा एक ही प्रतिलिपि को तकरीबन 1 महीने में लिख पाता था। ठीक है, तो अब क्या था, एक ही दिन में 150 प्रतिलिपियां लिखी जाने लगी। अब देखो इसके लाभ आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि मुद्रित पुस्तकें जो थी वो लोगों को आसानी से उपलब्ध होने लगी, साथ ही साथ उन्हें बेचना संभव हो पाया, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं व्यापार भी आसान हो गया एक तरीके से। छात्र जो थे वो उन्हें अब केवल इस चीज पे नहीं रहना पड़ता था कि सर हमें बताएंगे हम उसी को पढ़ेंगे, नहीं, अब वो अपने नोट्स जो थे वो खुद बना सकते थे क्योंकि अब उनके पास बुक्स हो सकती थी। ठीक है, अब जो लोग थे उनके पास नए नए विचार, नए नए पद और नई नई जो जानकारियां थी वो आसानी से और बहुत तेजी से पहुंचने लगी और बहुत कम जो पैसे थे उस मात्रा में। ठीक है, जो नए नए विचार थे उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो पुस्तकें थी इन्होंने बहुत सारी मदद की, साथ ही साथ ये विचार कई सारे लोगों तक पहुंच सके और दुनिया में एक देश के विचार दूसरे देश तक पहुंचने लगे। अब जो था वो पाठक यानी कि पढ़ने वाला एकांत में बैठ सकता था और आसानी से अपनी पुस्तक को पढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि वो आसानी से बाजार से खरीद सकता था, इसलिए लोगों के अंदर एक पढ़ने का जो आदत थी उसका भी विकास यहाँ पे हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि मुद्रण क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में भी आगे होगी। अगला देखो, लंदन जो था ये एक व्यापारिक शहर के रूप में किस तरीके से उभरा था। तो देखते हैं भाई, यूरोप जो था, देखो क्वेश्चन क्या हमारा, लंदन शहर एक व्यापारिक शहर कैसे बन गया ये समझाना है। तो लंदन शहर जो था सबसे पहले तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर माना जाता था। ठीक है, और जितने भी बाकी के बड़े बड़े क्षेत्र थे वो उसी के आसपास बने हुए थे। जैसे जैसे 18वीं शताब्दी आई वैसे वैसे भूमंडलीय व्यापार यानी कि जो व्यापार एक तरीके से कह सकते हैं कि सड़क और समुद्र मार्ग के द्वारा होता था उसका केंद्र बन गया कौन, लंदन। ठीक है, केंद्र इटली और फ्रांस की भूमध्य सागरीय पत्तनों से हटकर कहाँ पे आ गया था, हॉलैंड और ब्रिटेन में। और जब हॉलैंड और ब्रिटेन में आया
तो साथ ही साथ क्या हुआ कि लंदन जो था ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध होने लगा था। ठीक है, पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे सबसे अधिक व्यापार कौन करता था? ये करता था एम्स्टर्डम। लेकिन एम्स्टर्डम से बाद में जो लंदन था इसने इसकी जगह ले ली। तो आपको समझ में आ गया कैसे लिखेंगे कि लंदन जो था वो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा था, बड़े बड़े शहर थे इसके आसपास, भूमंडलीय व्यापार का केंद्र जो था, जो इटली और फ्रांस के पास में जितने भी पत्तन थे समुद्री, वो सभी हटकर कहाँ पे आ गए थे? ब्रिटेन और हॉलैंड के पास में। और इससे पहले जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर व्यापार होता था वो एम्स्टर्डम के द्वारा होता था, लेकिन अब लंदन के द्वारा होने लगा था। लंदन जो था वो इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में स्थित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बन गया। यानी कि इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लंदन जो था, यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ पे वेस्ट इंडीज है, तो लंदन यहाँ पे त्रिकोणीय व्यापार के रूप में प्रसिद्ध होने लगा था। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। अमेरिका और एशिया ये व्यापार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी उन्होंने अपने कार्यालय कहाँ पे खोलना शुरू कर दिए थे? लंदन में। जितने भी नदी पोत होते थे उनके जरिए ढोया जाने वाला जो माल होता था वो जहाजों से लाया जाता था, जिन्हें हम तटपोत कहते थे। और देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र किसे बनाया गया था? बैंक ऑफ इंग्लैंड को। ठीक, जो भी लोग गांव से आते थे, जो भी लोग गरीब थे, वो अपना यहाँ पे व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो थी, ये यहाँ पे इससे ऋण दिया करते थे और इससे क्या हुआ, कई सारे जो परिवहन थे उसके साधन यहाँ पे उपलब्ध होने लगे थे। तो आपको समझ में आ गया कि लंदन जो है वो एक तरीके से व्यापारिक शहर के रूप में किस तरह से उभरा था। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छे समझ में आ रही तो कमेंट कीजिए बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है यहाँ पे, गोल्ड रश क्या है एवं इससे अमेरिका की जो औद्योगिक क्षेत्र था उसमें क्या बदलाव आया? ठीक है, गोल्ड रश और अमेरिका में होने वाले से बदलाव। तो देखो गोल्ड रश है क्या। 1840 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका था इसके कैलिफोर्निया में कुछ लोगों को सोने के कुछ चिन्ह मिले, इसी को गोल्ड रश का नाम दे दिया गया। देखो गोल्ड और रश दो शब्दों से मिला है, गोल्ड यानी कि सोना, रश यानी कि भीड़। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं उस आपाधापी उस भीड़ का नाम था जिसमें कई हजार लोग अपने आप की जो जिंदगी थी उसको चुटकियों में, एक तरीके से कह सकते हैं राजा की जिंदगी बनाने के लायक इसे समझते थे कि अगर हमें गोल्ड रश ये जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे हमें सोना मिल गया तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। इस तरीके से आप कह सकते हैं इसे हम गोल्ड रश कहा जाता है। तो गोल्ड रश क्या हो जाएगा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जहां पर कुछ सोने के चिन्ह मिले, उसे देखकर कई हजारों लोगों ने ये देखा कि हम यहाँ पे अगर सोने को खोज लेते हैं तो यहाँ पे हमारी जो तकदीर है, हमारी कई सारी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। तो इसी को कहते हैं गोल्ड रश, यानी कि गोल्ड की वजह से उत्पन्न होने वाली भीड़, गोल्ड रश। अब देखो गोल्ड रश से होने वाले बदलाव कौन कौन से बदलाव हैं। सबसे पहला, पूरे अमेरिकी महाद्वीप में क्या हुआ? रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। देखो जब गोल्ड रश, जब कहीं पे खुदाई होती है, खान निकलती है, तो सिंपल सी बात है वहां पे रेलवे का निर्माण होना जरूर है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 में और कनाडा में 1885 में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ था। अब देखो जब रेलवे का निर्माण होगा, अब सारे पॉइंट ऑफ रेलवे से संबंधित समझिएगा कैसे। जब रेलवे का निर्माण हुआ तो उससे संबंधित जो सामान था उसका उद्योगों में विकास होगा। अब जब सामान का विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा, तो हजारों की संख्या में जो श्रमिक थे वो भी आएंगे। तो यहाँ पे ज्यादातर चीनी श्रमिकों को यहाँ पे नियुक्त किया गया। अब श्रमिक आएंगे तो सिंपल सी बात है जो औद्योगिक नगर होंगे इनका भी विकास होगा। औद्योगिक नगर का विकास होगा तो बड़े मात्रा पर, बड़े पैमाने पर जो यंत्र होंगे कृषि से संबंधित और जितने भी रेलवे जो थे इससे संबंधित उन यंत्रों का उत्पादन भी किया जाने लगा। और इसी की वजह से 1890 में जो अमेरिका था वो दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शक्ति का केंद्र बन चुका था। तो आपने देखा कि एक ही पॉइंट एक दूसरे से संबंधित है। कैसे? रेलवे लाइन का निर्माण हुआ तो उद्योगों का निर्माण हुआ और जितने भी रेलवे से संबंधित सामान थे उसको बनाने के लिए, साथ ही साथ जो श्रमिक थे तो चीनी श्रमिकों का यहाँ पे नियुक्ति की गई। जब श्रमिक आए तो सिंपल सी बात है अमेरिका और कनाडा जो थे वो औद्योगिक नगरों के रूप में विकसित हो गए और 1890 तक ये दुनिया का सबसे अग्रणी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। उसके बाद बड़े पैमाने पर कृषि संबंधित यंत्रों का निर्माण किया गया था। सबसे आखिरी पॉइंट है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित क्षेत्र जो थे वो राज्यों में विभाजित कर दिए गए और अब जो था वो कोई फ्रंटियर नहीं रहा। यानी कि अमेरिका जो था पहले इसके लिए फ्रंटियर जो था वो होता था, यानी कि फ्रंटियर इनके लिए एक मायने रखता था। लेकिन जब से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर थे इनके बीच में राज्य को उन्होंने विभाजित कर दिया। क्यों? क्योंकि अब गोल्ड रश जो था वो अमेरिका किसी के साथ में बांटना नहीं चाहता था, इसीलिए तो फ्रंटियर जो था वो इस तरीके से यहाँ पे खत्म हो गया। तो गोल्ड रश क्या है?
इससे अमेरिका में क्या बदलाव हुए थे, उद्योग बदलाव, ये चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस आपकी वीडियो अभी आधे घंटे और चलने वाली है, तो अच्छे से देखिए, और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइव सेशन में बताइए कि यस सर हमें सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही हैं, या आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं कि यस सर हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट को इजीली और अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप जो है आपके दिमाग में कोई डाउट और ना बचे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक व्यवस्था। जापान की भौगोलिक और राजनीतिक, तो भौगोलिक की बात कर लें तो जापान के बारे में आप सभी को पता है कि एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है। यहाँ पे 4 मुख्य द्वीप हैं, एक है होशु, क्योशु, शिकोकू और होकाइडो, ये 4 मुख्य द्वीप समूह हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जापान जो है ये भी आपको पता है कि ये भूकंपीय क्षेत्र है। साथ ही साथ जब अधिकतर जब जो यहाँ पे लोग हैं, यानी कि अधिकतर जो यहाँ पे जनसंख्या है वो कैसी है, जापानी जनसंख्या है, और कुछ और भी है जैसे आयुन है, कोरियाई लोग यहाँ पे रहते हैं। अब देखो जब यहाँ पे अधिकतर जो एरिया है वो द्वीप से संबंधित है, तो 50% की जो एरिया है इसका वो पहाड़ी है। जापान में पशुपालन की जो परंपरा है वो नहीं है। यहाँ पे खेती की जाती है, खास करके चावल की खेती। यहाँ पे मछली जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, जैसे कच्ची मछली होती है, साशिमी, या फिर इसे आप सुशी भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये 3-4 चीजें यहाँ पे याद रखनी है जापान के बारे में। द्वीप श्रृंखला है, 4 द्वीप मुख्यतः है, भूकंपीय क्षेत्र है, अधिकतर जमीन जो वो पहाड़ी है, अधिकतर जनसंख्या जापानी है, आयुन कोरियाई लोग अल्पसंख्यक हैं, पशुपालन नहीं है, बुनियादी फसल है, मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इस तरीके से जापान के बारे में आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देख लेते हैं जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके बारे में। तो भौगोलिक समझ में आ गई। राजनीतिक व्यवस्था में देखिए छोटा सा आपको यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि छोटा समझा देता हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले जापान में जो जापान की राजधानी थी पहले क्योतो, तो वहां पे जो सम्राट रहते थे उनका शासन जापान पे हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे 12वीं शताब्दी आती गई वैसे वैसे जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई थी, जो शोगुन लोग हुआ करते थे उनके हाथों में आ गई थी, और ये अपने आप को सैद्धांतिक रूप से राजा कहा करते थे। ठीक है। अब जैसे जैसे देखो 12वीं शताब्दी तक शोगुनों ने राज किया, फिर 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के जो लोग हुआ करते थे इन्होंने, देखो परिवार किसका था, तोकुगावा का, लेकिन शासन किसके रूप में कर रहे हैं, शोगुनों के रूप में, इस तरीके से। ठीक है। इन्होंने क्या किया, पूरे जापान को 250 भागों में विभाजित कर दिया, जिनका शासन कौन चलाते थे, दैम्यो। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है, हमारे भारत की बात कर लें तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, पूरे देश को, जापान को कई सारे भागों में बांट दिया, 250 भागों में। अब उन्होंने वहां पर कौन शासन चलाने लगा, दैम्यो चलाने लगे। ठीक है। शोगुन जो थे वो दैम्यों पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि वो राजा थे तो सिंपल सी बात है नियंत्रण तो रखेंगे ही। तो इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। कैसे तरीके अपनाए, शोगुन शोगुन ने दैम्यों से कहा कि आप जो है सबसे पहले जो हमारी राजधानी है एडो, जिसे हम आधुनिक टोक्यो कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप रहो ताकि हमें कोई खतरा ना हो कि आप विद्रोह कर सकेंगे। ठीक है। शोगुन जो थे वो प्रमुख शहरों और खदानों पर अपना नियंत्रण रखते थे, और इन्होंने जो समुराई थे यानी कि योद्धा वर्ग, शासन करने वाले कुलीन थे, और ये शोगुन तथा दैम्यो को सेवा करते थे। यानी कि यहाँ पे एक समुराई और योद्धा वर्ग हुआ करता था, जो कि कुलीन हो गए, शोगुन हो गए, समान क्या करते थे, मतलब इनकी सेवा किया करते थे, इस तरीके से। ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, भौगोलिक व्यवस्था कैसी थी, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भाप की शक्ति का वर्णन कीजिए। ठीक है। भाप की शक्ति कैसी थी, और या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा, सविस्तार विवेचना कीजिए। तो देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे। तो 1880, सॉरी 80 नहीं 1800 ही है। 1800 के बाद यानी कि 19वीं शताब्दी के आसपास सबसे अधिक हल्की, यानी कि जो धातु हल्की हो और हल्की होने के साथ साथ मजबूत भी हो, ऐसी धातु का इस्तेमाल किया जाने लगा। अधिक सटीक मशीनरी औजारों के निर्माण से वैज्ञानिक जानकारी को अधिक व्यापक रूप से प्रसार किया गया, और भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी को और अधिक विकसित किया गया। तो ये क्या है, ये आपकी एक भूमिका है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में या फिर अभी रिसेंटली आपको 6 मार्क्स का आता है उस तरीके से पूछा जाए। तो अब हम लिखते हैं अपनी मेन बात। तो भाप की शक्ति जो थी वो सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया गया था कहाँ पे, खनन उद्योगों में। कैसे, भाप की शक्ति जो थी वो उचित तापमान पर दबाव पैदा कर सकती थी, यानी कि तापमान जो था वहां पे दबाव अधिक पैदा कर सकती थी, प्रेशर अधिक बना सकती थी, जिससे कि मशीनें जो थी वो उसे चलाया जा सके। और भाप की शक्ति ही
एकमात्र ऐसा ऊर्जा का स्रोत थी जो मशीनों को आसानी से और का भरोसेमंद भी और कम खर्चीला भी था। अब यहाँ पे देखो कुछ जो है आविष्कार हुए उनके बारे में लिख देंगे। तो जैसे कि है थॉमस सेवरी। थॉमस सेवरी ने माइनस प्लांट यानी कि खनक इंजन बनाया और थॉमस न्यूकोमेन ने बनाया भाप का इंजन, जो कि असफल रहे थे। ठीक है, जो सफल रहा वो था जेम्स वाट का। तो जेम्स वाट के द्वारा एक भाप का इंजन बनाया गया जो कि एक चालक के रूप में काम करने लगा। कैसे? एक चालक के रूप में काम करने लगा। इसने क्या किया, कारखाने में चलने वाली जितनी भी मशीनें थी उन्हें ऊर्जा दी, और जब ऊर्जा दी तो मशीन सिंपल सी बात है चलने लगी, और ये जितने भी इंजन थे उनके मुकाबले अधिक शक्तिशाली था एवं इसका इस्तेमाल भी अधिक मात्रा पे होने लगा। उसके बाद एक धनी निर्माता थे मैथ्यू वाल्टन। इन्होंने क्या किया कि जेम्स वाट जो थे इन्हीं के इंजन से और समर्पित होकर 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री, ये क्या होती है, ये भी बेसिकली ये फाउंड्री ऐसी थी जहाँ पे भाप के इंजन को और मतलब उनकी संख्या उनको और टू कॉपी करके यानी कि उनकी कॉपी करके और इंजन बनाए जाने लगे थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो वाट के भाप यानी जो भाप के इंजन हुआ करते थे, जेम्स वाट ने जो भाप का इंजन बनाया था उसका स्थान मतलब उसने क्या किया था, जितने भी इंजन जो द्रव से चलने वाले थे उनका स्थान किसने ले लिया, जेम्स वाट के जो भाप का इंजन था उसने। तो आपको ये समझ में आ गया, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। गाइस आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ रही है तो लाइव में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जापान में पश्चिमीकरण, ठीक है, और परंपरा के बारे में जो बुद्धिजीवी थे इनके क्या क्या विचार थे, तो देखते हैं भाई। सबसे पहला, कुछ बुद्धिजीवी जो थे वो ये मानते थे कि जापान को अमेरिका के साथ और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने चाहिए। तो एक व्यक्ति थे फुकुजावा युकिची, ये कहते थे जापान जो है इसे अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी कि जापान के अंदर जितने भी एशियाई लक्षण है, एशियाई गुण है, उन सभी को खत्म करके पश्चिमी जो देश है उनका हिस्सा बन जाना चाहिए। एक व्यक्ति हैं मियोको सेसुरे, इन्होंने कहा था कि विश्व सभ्यता के हित में राष्ट्र को अपना एक खास हुनर विकसित करना चाहिए, यानी कि जापान जो है उसे जापान राष्ट्र को खुद का अपना एक हुनर विकसित करना चाहिए और ये अपने देश को समर्पित हो और ये विश्व के लिए विश्व के लिए एक प्रतीक बने। ऐसा एक हुनर जो है जापान को खुद का निकालना चाहिए इस तरीके से। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो थे जितने पश्चिमी उत्पाद हुआ करते थे उनकी तरफ आकर्षित होते थे और वे कहते थे कि जापान जो है वो अपना आधार सेना की बजाय उसे लोकतंत्र को बनाना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, और ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो एक और थे उएकी एमोरी, इन्होंने कहा था कि उदारवादी शिक्षा के ये पक्ष में थे, साथ ही साथ जो व्यवस्था थी ये व्यवस्था से ज्यादा आजादी को मानते थे, यानी कि बेसिकली ये उदारवादी शिक्षा के पक्षक और जो आजादी है उसके पक्षक हुआ करते थे। बहुत से बुद्धिजीवियों ने महिलाओं के लिए मताधिकार की भी मांग की। तो ये सभी क्या है, ये जापान की जो पश्चिमीकरण की परंपरा है उससे संबंधित कुछ विचार है। ठीक है, कोई कहता है कि जापान को अमेरिका से यूरोपीय जो देश है उनसे गहरे संबंध स्थापित करने चाहिए। फुकुजावा युकिची कहते हैं कि उन्हें एशिया के जितने भी गुण हैं उनको निकाल के फेंक दो। मियाके सेसुरे क्या कहते हैं कि जापान जो है उसे अपना खुद का एक हुनर विकसित करना चाहिए जो पूरे देश के सामने प्रस्तुत हो सके। कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि हमें पश्चिमी उदारवाद जो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं एवं लोकतंत्र को अपनाया जाए। कुछ व्यक्ति वो उदारवादी शिक्षा के पक्षक हैं, आजादी के पक्षक हैं। कुछ बुद्धिजीवियों ने महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग की। तो ऐसे जो पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब देखो ये क्वेश्चन बेसिकली है तो आपका 6 मार्क्स का कह सकते हैं या 8 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एक है इटली की वास्तुकला, एक है इस्लाम की। तो इटली की क्या क्या वास्तुकला की विशेषताएं हैं इसे समझते हैं। तो पहला पॉइंट, 15वीं शताब्दी में जो रोम के शहर थे इनके पुनरुद्धार के साथ इतालवी वास्तुकला विकसित होने लगी, यानी कि जैसे जैसे जो रोम के शहर थे वो उनका पुनरुद्धार होने लगा। ठीक है, उनकी जो एक नई वास्तुकला थी इतालवी वास्तुकला वो विकसित होने लगी। ठीक है, देखो इसे आप ऐसे समझो कि 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि रोम के जो शहर थे उनका पुनरुद्धार हुआ और यहाँ पे इतालवी वास्तुकला विकसित हुई। इसे हम कहते थे, इसलिए इटली की जो वास्तुकला थी इसे कहते हैं शास्त्रीय शैली। अगर आप चाहें तो पहला पॉइंट ना भी याद रखें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि इटली की वास्तुकला का नाम था शास्त्रीय शैली, बस ये आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये शास्त्रीय शैली में क्या होता था कि शास्त्रीय जो वास्तुकार थे इन्होंने इमारतों को चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की आकृतियों के माध्यम से बनाया करते थे। साथ ही साथ
15वीं शताब्दी में रोम के नगर जो थे वो अत्यंत भव्य रूप से इन्हीं की वजह से बनाए जाते थे। यहाँ पे कई प्रकार के अन्य भवन, अन्य इमारतें भी देखने को मिली हैं। यहाँ पे इटली की वास्तुकला के जो प्रमुख प्रारूप हैं उनमें गिरजाघर हैं, राजमहल हैं, किले के रूप में हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ विशिष्टता की बात कर लें तो यहाँ पे भव्य गोलाकार गुंबद होते हैं, भवनों की भीतरी सजावट होती है, गोल मेहराब होते हैं, दरवाजे होते हैं। तो ऐसे करके ये आप जो है यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे। क्या-क्या कर देंगे? इटली की वास्तुकला को क्या कहते हैं? शास्त्रीय वास्तुकला। शास्त्रीय वास्तुकला ने कैसे-कैसे इमारतों को बनाया? चित्रों चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की आकृतियों के माध्यम से। ठीक है? इनका निर्माण भव्य भवनों में, इमारतों में किया जाता था। इसकी जो प्रारूप है, ये हमें गिरजाघर, राजमहल, किले के रूप में देखने को मिलते हैं। इसकी विशिष्टता जो है, वो गोलाकार गुंबद है, भीतरी सजावट है और मेहराब और दरवाजे, इस तरीके से। ठीक है? तो ये है इटली की वास्तुकला और इटली की वास्तुकला से ही संबंधित है आपकी इस्लाम की वास्तुकला। कैसे संबंधित है भाई? देखो, इस्लामी वास्तुकला ने क्या था कि इसमें जो इमारतें हुआ करती थी, जो भवन होते थे, जो मस्जिद होते थे, इनकी सजावट किसके आधार पे होती थी? ज्यामितीय नक्शों के आधार पे और पत्थर की पच्चीकारी के आधार पे। धार्मिक इमारतें जो थी इनकी, वो इसकी सबसे बड़ी प्रतीक है, यानी कि इस्लाम की जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं, वो इस्लाम की वास्तुकला की प्रतीक हैं, सबसे बड़ी प्रतीक है। इसमें स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो तीर्थ स्थल हो, मकबरे हो, ये सभी एक ही मूल डिजाइन में बने हुए थे। यानी कि चाहे आप स्पेन चले जाओ, चाहे एशिया चले जाओ, यहाँ पर जितनी भी मस्जिद हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जैसे मकबरे हैं, वो सभी एक ही डिजाइन में। कौन सी डिजाइन है? मेहराब है उसमें, गुंबद है, मीनारे हैं, खुले आंगन है, ये सभी उसमें दिखाई देते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे जो विशाल भवन है वो बल्ब के आकार के हैं, जैसे कि गुंबद है, छोटी मीनारें हैं, घोड़ों के खुरे के आकार के मेहराब हैं, मरोड़दार यानी कि घुमावदार खंभे हैं जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, ऊंची ऊंची मीनारें हैं, खुले खुले आंगन हैं। इन सभी का उपयोग जो है हम देख सकते हैं जो इस्लामी वास्तुकला है उसके अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया इस्लामी वास्तुकला क्या है? तो देखो, सबसे पहले जो इमारतें हैं, जो भवन है, जो मस्जिद है, उनकी बनावट कैसी है? ज्यामितीय नक्शे और पत्थर की पच्चीकारी के आधार पे। धार्मिक इमारतें इस्लाम की, वो इसकी सबसे बड़ी प्रतीक है। आप स्पेन चले जाओ, एशिया चले जाओ, यहाँ पे जितने भी मस्जिद तीर्थ स्थल जो अ, मकबरे मिलेंगे, वो एक ही डिजाइन जिसमें मेहराब सम्मिलित होगा, गुंबद, मीनार और खुले आंगन सम्मिलित होंगे। यहाँ पे जो भवन है वो बल्ब के आकार के होते हैं, उस बल्ब के आकार में गुंबद होता है, छोटी मीनारें होती हैं, घोड़े के खुर के आकार के मेहराब होते हैं और घुमावदार खंभे होते हैं। इनमें ऊंची मीनार भी सम्मिलित है और खुले आंगन भी इसमें सम्मिलित है। तो इस्लाम की वास्तुकला और इटली की वास्तुकला, ये आपको समझ में आ गया। देखो, अलग से पूछा जाएगा तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 3-4 मार्क्स के, उनमें आपको ये दोनों पूछ लिए जाएंगे और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो दोनों को एक साथ ही पूछ लिया जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, औद्योगिक क्रांति के संबंध में जो विरोधी आंदोलन हुए उनका वर्णन कीजिए। यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसमें बहुत सारे विरोधी आंदोलन भी हुए। वो कौन कौन से थे? उस इसी को इस तरीके से पूछ सकता है कि औद्योगिक क्रांति का सफल होना इतना भी आसान नहीं था। इसके खिलाफ, इसके अपोजिट में, अगेंस्ट में कई सारे आंदोलन भी हुए। कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप बता देंगे कि औद्योगिक क्रांति कहते किसे। तो ब्रिटेन में 1780 से 1850 यानी कि 70 ईयर का जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में उद्योग और जो अर्थव्यवस्था थी, इसका जो रूपांतरण हुआ है उससे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। अब इसके खिलाफ देखो कई सारे आंदोलन भी हुए थे। कौन कौन से आंदोलन थे उसे समझिए। तो सबसे पहला आंदोलन था मत अधिकार आंदोलन। ठीक है, मत अधिकार आंदोलन क्या था? इससे पहले आपको देखो, जो एक कारखाने में जो व्यक्ति होता है उसके लिए सबसे अहम चीज क्या होती है? उसका खाना। तो सबसे अहम चीज, सबसे पहले जो आहार था, यानी कि ब्रेड जो आहार था, इस पे कर बढ़ा दिया गया। यानी कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर हुआ करते थे, उन्होंने सबसे सस्ते आहार जो कि ब्रेड हुआ करता था इन काम करने वाले मजदूरों का, उस पर ही कर यानी कि टैक्स बढ़ा दिया। अब लोगों को लगा कि ये जब हम अपने खाने लायक ही पैसे नहीं कमा पाएंगे तो क्या फायदा है काम करने का। तो इसी को देखते हुए 1790 में एक आंदोलन छिड़ गया। उसके बाद न्यूनतम वैध मजदूरी। जब देखो ब्रेड पर आहार बढ़ा दिया तो आंदोलन हो गया, ठीक है। अब न्यूनतम वैध मजदूरी के ऊपर 1790 में जो बुनकर लोग हुआ करते थे, सूती वस्त्र उद्योग वाले, ये जो बुनकर लोग थे, इन्होंने अपनी न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग की, ठीक है, सरकार से। लेकिन जो संसद थी उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया और जब इस मांग को नहीं माना गया तो लोगों ने इसके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ दिया। तो देखो, एक क्रम के वाइज में आपको समझा रहा हूँ सारे। सबसे पहले आहार ब्रेड पर, फिर न्यूनतम वैध मजदूरी के बारे में,
फिर आ जाता है यहाँ पे मताधिकार। मताधिकार कैसे? इंग्लैंड में जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, वो मताधिकार प्राप्त करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो सरकार जो है उसका विरोध कर सकें। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत उनसे आंदोलन करने का जो अधिकार है वही उनसे छीना। लो भाई, अब तुम आंदोलन कर ही नहीं सकते, जाओ जो भी कर लो, आंदोलन करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। ऐसा उन्होंने एक कानून बना दिया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया मताधिकार से संबंधित। फिर आया युद्ध। इंग्लैंड का जो नहीं, युद्ध से सब पहले आप ये समझो जमींदारों की जबरदस्ती कि 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म जो थे वो शक्तिशाली जमींदारों ने अपने फार्मों में, अपनी खेती में मिला लिए, और गरीब जो लोग थे वो पूरी तरीके से प्रभावित होने लगे। तो गरीबों ने सरकार से कहा कि या तो हमें उद्योगों में काम दो, या तो हमें जो एक मुनाफा होता है वो दो। लेकिन सरकार ने इसको नहीं सुना, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने एक आंदोलन फिर और छेड़ दिया। फिर आया सबसे आखिरी में युद्ध। तो इंग्लैंड और फ्रांस का लंबे अरसे तक 1792 से 1815 तक एक युद्ध चलता रहा, और जब ये युद्ध चलता रहा तो इसके बीच में जो व्यापार था वो भी खत्म हो गया। फैक्ट्रियों में जो मजबूर फैक्ट्रियां जो थी, जब सिंपल सी बात है व्यापार खत्म होगा, फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी। फैक्ट्रियां बंद होंगी तो गरीबी आएगी, बेरोजगारी आएगी, ये सभी बढ़ने लगेगी, और हिंसा भी बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट जो थे वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? आहार ब्रेड पर कर बढ़ा दिया, न्यूनतम वैध मजदूरी पर कर बढ़ा दिया, मतलब न्यूनतम वैध मजदूरी जो थी उसे नहीं मान रहे थे। मताधिकार आंदोलन हुआ, युद्ध हुए, और जो जमींदारों की जबरदस्ती थी उसके कारण। तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा उत्तरी अमेरिका जो है उससे संबंधित है बेसिकली। तो देखो क्या है कि उत्तरी अमेरिका जो था, ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति का और यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो व्यापार था इसका वर्णन कीजिए। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे पहली भौगोलिक स्थिति, तो सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ है? तो विस्तार है उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक। पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लें तो इसका पश्चिमी क्षेत्र जो है वो पथरीला है, पहाड़ियों की श्रृंखला वाला है, जिसके पश्चिम में अरिजोना, नोवाडा, सीडा, ये सभी क्या है, यहाँ पे पर्वत है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में बहुत सारे मैदानी इलाके हैं, जैसे कि मैदानी इलाके हैं तो यहाँ पे झीलें भी हैं, मिसिसिपी है, ओहियो है, और यहाँ पे बहुत सारी पर्वत की घाटियां भी हैं। ठीक है, देखो पहाड़ अलग होते हैं, घाटियां अलग होती हैं। फिर आता है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पे मैक्सिको है और कनाडा है। यहाँ पे जितना इनका एरिया है उस एरिया में से 40% जो इलाका है वो कौन सा है? जंगली इलाका है। उसके बाद आता है खनिज संसाधन, तेल हो गए, गैस हो गए, अन्य जो खनिज संसाधन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बड़े बड़े उद्योगों से संबंधित है। कृषि, कनाडा में गेहूं, मकई और फल और मत्स्य पालन, ये सभी उद्योग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया उत्तरी अमेरिका जो इसकी भौगोलिक स्थिति आप कैसे लिख देंगे। पहले विस्तार, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, खनिज संसाधन और कृषि। तो इस तरीके से आप इन सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो इसी में दूसरा पार्ट क्या है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप का व्यापार का वर्णन करो। तो देखो सबसे पहले जो पॉइंट लिखेंगे कि 17वीं शताब्दी जो थी तो उसमें यूरोपीय जो लोग थे वो व्यापार करने के लिए उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। कब? 17वीं शताब्दी में। ये लोग बेसिकली मछली और 2000 खाल के व्यापार के लिए आए थे। इन्होंने देखा कि हम यहाँ पे हस्तशिल्प जो है इनका आदान प्रदान करके किसी भी खास कबीले से बनवा सकते हैं। क्या? ये जो 2000 खाल वगैरह है ये सभी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होते थे, चाहे वो यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका हो, ठीक है, वहां पे उपलब्ध नहीं होते थे, तो उन इलाकों में क्या किया उन्होंने? उन पदार्थों को उत्पादन करना शुरू कर दिया। देखो दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में ये जो यूरोपीय लोग थे वो कहाँ पहुंचे? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका पहुंच गए। बेसिकली किस व्यापार के लिए आए थे? मछली के लिए और रोएदार खाल के लिए। तो इन्होंने देखा कि भाई हम यहाँ पे जो है कुछ खास किस्म के हस्तशिल्प जो है वो यहाँ पे बनवा सकते हैं और अपने यूरोप में भेजेंगे वापस से, और वहां से पैसा कमाएंगे। इन्होंने ये भी चीज देखा कि जिस इलाके में, अमेरिका के जिस इलाके में ये लोग रहते हैं, वहां के इलाके से अन्य इलाकों में कुछ खाद्य चीजें जो वहां पे नहीं मिलती हैं, जो कि सिर्फ इसी इलाके में मिलती हैं, तो इन्होंने उसका उत्पादन और बढ़ा दिया। साथ ही साथ ये लोग जिन स्थानीय लोगों से काम करवाते थे उन्हें बदले में कंबल दे देते थे और लोहे के बर्तन भी दे देते थे, साथ ही साथ बंदूकें भी देते थे। अब जब ये सारी वस्तुएं जो तो लोगों को मिलने लगे तो वो इनके यूरोपीय लोगों के लिए अच्छे से काम भी करने लगे। यूरोपियों ने देखा कि ये लोग शराब के काफी आदी हैं,
तो यूरोपियों ने इन्हें शराब देना स्टार्ट कर दिया। और जब आपको पता है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो जो लोग होते हैं अगर शराब पी लेते हैं तो सिंपल सी बात है उनका माइंड जो है वो एक तरीके से बच्चा, बड़ा कुछ भी बन सकता है। तो शराब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इसी शराब की लत की वजह से यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने पूरी तरीके से अमेरिकी जो वहाँ पे लोग रहते थे, उन पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है? तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका और यूरोप का जो व्यापार था किस तरीके से हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो या तो लाइव चैट में, ठीक है, या तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन है, जो अमेरिकी लोग हैं इनके लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे, यानी कि फ्रंटियर से आप क्या समझते हैं, सिंपल सा। तो देखो, आपको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में आया था, यानी कि 18वीं शताब्दी के आसपास अपने अस्तित्व में आया था। और जब ये अपने अस्तित्व में आया तो इसने क्या किया, अपने एरिया का जो पश्चिमी ओर है, ठीक है, पश्चिमी एरिया की तरफ इसने बढ़ना शुरू कर दिया। तो अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का मतलब था पश्चिम की ओर बढ़ना। अपने अमेरिकी जो थे उनका मतलब था कि हम जो है पश्चिम की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, अपना एरिया भी और उनके जो नीति वगैरह है, जो परंपरा है, उनको भी अपनाएंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा कहाँ पे चलती रही, फ्रंटियर की तरफ, यानी कि फ्रंटियर से मतलब हो गया पश्चिम की तरफ बढ़ती रही। जब ये देखा गया कि विस्तार जो है हम युद्ध की वजह से भी कर सकते हैं, जमीनों को खरीद कर भी कर सकते हैं, तो दोनों का इन्होंने सहारा लिया। जब ये युद्ध करते थे या फिर जमीनों को खरीदते थे, तो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं, सीधा युद्ध किया, बेच दिया, युद्ध किया, खरीद लिया, ऐसे करते थे। ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, इसने पश्चिमी सीमा जो फ्रंटियर थी, इसके खिसकते खिसकते साथ वह स्थानीय सरहद वासियों के पीछे की तरफ सिकुड़ने के लिए विवश हो गए। यानी कि बेसिकली जैसे जैसे अमेरिका की जो पश्चिमी सीमा थी वो बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जो अन्य वहाँ के स्थानीय सरहदवासी थे, अन्य जो स्थानीय लोग थे, वो अंदर की तरफ खिसकने के लिए मजबूर हो गए। तो आपको समझ में आ गया फ्रंटियर क्या है। तो फ्रंटियर का मतलब है अमेरिकियों के लिए अपने देश से पश्चिम की ओर बढ़ना, चाहे तो क्षेत्रों को खरीद कर हो, चाहे युद्धों का सहारा लेकर हो, इस तरीके से। ठीक है? तो फ्रंटियर क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे है 19वीं शताब्दी में जो अमेरिका था, इसके भूदृश्य में क्या बदलाव आया उसका वर्णन कीजिए। यानी कि अमेरिका, देखो अभी फ्रंटियर देख लिया हमने, अब जैसे जैसे अमेरिका जो था, ठीक है, जैसे जैसे अमेरिका और अधिक शक्तिशाली बनता गया, तो उसके भूदृश्य में क्या बदलाव आया। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे यूरोपीय लोग जो थे वो जंगलों को साफ करके वहां पे रहने लगे, जिससे यहाँ पे लोहे का जो औजार था उसका उपयोग यहाँ पे किया जाने लगा। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम हुआ कि जंगलों को साफ करके लोहे का औजार का उपयोग किया जाने लगा। ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ अप्रवासी आए थे। कैसे अप्रवासी? जो लोग अपने देश में छोटे बेटे होते थे और जिनकी वजह से उनके अपने जो पिता थे उनका उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, वो यहाँ पे अमेरिका में आए और उन्होंने जमीनें कब्जा करना शुरू कर दिया और यहाँ पे अपना एक मालिकाना हक जमाना शुरू कर दिया था। ये लोग ऐसी फसलें उगाते थे, ऐसी वस्तुओं को उगाते थे जो कि यूरोप में नहीं मिलती थी, और ये अमेरिका से अमेरिका से यूरोप में उन वस्तुओं को बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। और ये लोग एक चीज और कहते थे कि जो मूल बाशिंदे हैं उनको बेदखल करना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन मूल बाशिंदों को अपनी जमीन का सही से उपयोग करना ही नहीं आता है। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पे देखो, पोलैंड जो था, यहाँ से पोलैंड से आए जो लोग, इन्होंने प्रेयरी चरागाहों को कम कीमत पर अधिक मात्रा में खरीद लिया। यानी कि वो लोग जो यूरोप के पोलैंड से आए हुए थे, इन्होंने क्या किया, प्रेयरी जो चरागाह थे, ये चरागाहों को क्या कर लिया, कम कीमत पर और अधिक मात्रा में इन्होंने खरीद लिया। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे जो दास थे उनकी मृत्यु होने लगी, और जो बगान मालिक थे वो अफ्रीका, मतलब जो बगान मालिक थे, जो उद्योग मालिक हुआ करते थे, फार्म मालिक थे, बगान मालिक थे, इन्होंने क्या किया, जो दास हुआ करते थे अपने काम करने के लिए, दास उनको अफ्रीका से मंगवाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे 1873 में कंटीले जो तार थी इसकी खोज हुई, वैसे वैसे जो उनकी फसलें थी वो अच्छे से सुरक्षित होती चली गई। तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। क्या क्या? कि यूरोपीय लोग आए, जंगलों का सफाया किया, लोहे के औजार का उपयोग किया। यहाँ पे कुछ ब्रिटेन और फ्रांस के जो लोग थे वो भी आए। कौन लोग? जो अपने देश में पिता के छोटे पुत्र थे, यानी कि वो संपत्ति का अधिकारी नहीं बन सकते थे, तो वो यहाँ पे अमेरिका में मालिकाना हक जताना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, वहां पे बेचकर वो मुनाफा कमाना चाहते थे। पोलैंड से जो लोग आए थे उन्होंने प्रेरी चरागाहों को कम कीमत पर अधिक मात्रा में खरीद लिया।
दासों की मृत्यु की वजह से अफ्रीका से बहुत सारे जो दास थे उनको मंगाया जाने लगा। जब से कटीले तारों की खोज हुई 1873 में, तब से जो उनकी फसलें थी वो अच्छे से सुरक्षित होने लगी। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ पे वर्णन कर देंगे तो सारे पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अमेरिका से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं, वीडियो अराउंड हमारी जो है वो 5 मिनट और चलेगी, उसके बाद आपकी वीडियो एंड हो जाएगी। देखो क्वेश्चन है, ताइवान का एक लोकतंत्र के रूप में रूपांतरण नाटकीय मोड़ रहा, यानी कि ताइवान का जो लोकतंत्र था वो एक रूपांतरीय नाटकीय मोड़ था, कैसे? तो देखो, सबसे पहले चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर जो चियांग काई शेक थे वो 1949 में कहां भाग गए थे? ताइवान। और ताइवान में गए तो उन्होंने वहां पर क्या किया? एक चीनी गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, कहां पे? देखो, चीनी साम्यवादी दल था तो इसने क्या किया, जो चियांग काई शेक था इसको युद्ध में पराजित कर दिया, तो ये ताइवान भाग गया और ताइवान के एक अलग देश में इसने चीनी गणतंत्र की स्थापना कर दी। कुओमिंतांग, इसने क्या किया? चियांग काई शेक के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, लेकिन राजनीतिक विरोध का अधिकार छीन लिया गया था एवं सत्ता की जगह से आबादी को हटा दिया गया। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो कुओमिंतांग इन्होंने क्या किया कि चियांग काई शेक के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार की स्थापना की जो लोगों को राजनीतिक विरोध ना करने दे एवं जो लोग राजनीतिक एरिया जो होते हैं, जो राजनीतिक कार्यालय होते हैं उनके आसपास रहते थे, उनकी आबादी को वहां से हटा दिया। इन्होंने बहुत सारे भूमि सुधार कानून जो थे वो लागू कर दिए, साथ ही साथ इन्होंने अर्थव्यवस्था जो थी उसका आधुनिकीकरण किया, जो कि किस पर आधारित था? व्यापार पर। धीरे धीरे 1975 में चियांग काई शेक की मृत्यु हो गई और उसके बाद धीरे धीरे लोकतंत्र जो था वो यहाँ पे शुरू हो गया। 1800, यहाँ पे 1800 नहीं होना चाहिए था, 1900 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1900। 1987 में फौजी जो कानून था उसको हटा लिया गया और जितने भी विरोधी दल थे उन्होंने कानून की इजाजत मिली और स्वतंत्र मतदान किया गया। और जब स्वतंत्र मतदान किया गया तो ताइवान जो थे उन्होंने अपने आप को सत्ता में लाने का प्रयास किया और फिर पूर्ण रूप से जो यहाँ पे लोकतंत्र था वो स्थापित हो गया। ताइवान में आज भी राजनयिक संबंध, दूतावास रखना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि चीन जो है वो आज इसे अपना हिस्सा मानता है। तो आपको समझ में आ गया ताइवान का लोकतांत्रिक देश में रूपांतरण किस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे सभी के सभी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और सबसे आखिरी प्रश्न है और थोड़ा सा बड़ा प्रश्न। ठीक है, जो मूल निवासी थे समाज में इनके प्रति क्या क्या धारणाएं फैली हुई थी, समझाइए। यानी कि मूल निवासियों की समाज में कौन कौन सी धारणाएं फैली हुई थी, वो क्या क्या थी, इन सभी को आपको समझाना है। तो देखो, सबसे पहली थी कि मूल निवासी असभ्य हैं। 18वीं शताब्दी में जो पश्चिमी यूरोप के लोग आए थे वो ये कहते थे कि मूल निवासी जो है वो असभ्य हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, उनकी पहचान थी क्या? साक्षरता, यानी कि पढ़े लिखे, एक धर्म और एक शहरीपन, जो कि अमेरिकी मूल निवासियों में नहीं था। तो इसीलिए वो लोग इन्हें असभ्य कहते थे। जॉन जैक रूसो ये कहते थे उद्धत उत्तम जंगली, यानी कि ऐसे लोग जो कबीले में रहते हैं ये उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं ये लोग उद्धत हैं, उत्तम हैं और जंगली हैं, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूत रह गए थे। ठीक है, जॉन जैक रूसो के क्या विचार हैं कि ये लोग उन कबीलों के, मतलब ये लोग जो मूल निवासी थे उनकी तारीफ में ही उनकी बेइज्जती करते थे। इस तरीके से तारीफ में उनकी बेइज्जती करते थे। कैसे? कि तुम लोग उद्धत हो, तुम उत्तम हो क्योंकि तुम जंगली हो, तुम सभ्यता की जो विकृतियां होती है उसे अछूते हो, तुम्हें सभ्यता के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे। उसके बाद है विर्सवर्थ के विचार। ये क्या कहते थे? ये लोग कहते थे वे जंगलों में रहते हैं जहाँ काल्पनिक शक्ति के पास उन्हें भव्य संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या पुरस्कृत करने के अवसर बहुत कम है। यानी कि विर्सवर्थ कहते हैं कि लोग ये जो मूल निवासी वो जंगलों में रहते हैं जहाँ पर ये अपनी जो कल्पना शक्ति जो भाव संपन्न है उसकी वजह से ये लोग ऊपर नहीं उठ पाते। जिसका मतलब है प्रकृति के निकट रहने वाले जो लोग हैं उनकी भावना जो है, उनकी कल्पना शक्ति अत्यंत सीमित होती है, वो वहीं तक अपने आप को सोच सकते हैं। ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अगला देखते हैं, फिर आता है जेफरसन के विचार और एक दासपिता। तो जेफरसन क्या थे? ये कहते थे इनका एक सपना था। कैसा सपना? एक ऐसा देश जो छोटे छोटे खेतों और यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपने जरूरतों के लिए फसलें उगाते थे, ना बिक्री ना मुनाफे के लिए, और जो जमीन का मालिक बनना गलत समझते थे। इस बात को नहीं समझते थे कि यही चीजें उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती हैं। यानी कि देखो,
जेफरसन के विचार क्या थे? ये एक चीज चाहते थे कि जितने जितने भी छोटे छोटे खेत हैं, यहाँ पे यूरोपीय लोग जो है वो आबाद आबाद से रहने लगे। इनकी नज़र में वे मूल्यवासी जो जमीन पर मालिकाना हक अपना नहीं नहीं जमाते हैं, ठीक है, अपनी जरूरत के लिए से अपनी सिर्फ जरूरत के लिए फसलें उगाते हैं, बिक्री के लिए नहीं, मुनाफे के लिए नहीं, और मालिकाना हक नहीं जमाते हैं, तो ये सभी चीजें हैं वो जेफरसन की निगाह में इन्हें असभ्य बनाती थी। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट है दास प्रथा। तो दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में कई सारी दलीलें दी गई थी, और एक अमानवीय प्रथा जिस जो कि 18 एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हाँ 1861, यहाँ पे लिखेंगे 1861 से 1865 में दास प्रथा को जारी रखने वाले जितने भी लोग थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो दास प्रथा विरोधी लोग जो थे यानी कि उसको खत्म करने वाले, उनकी जीत हुई, और फाइनली जो अफ्रीका में 20वीं सदी में, देखो ये एक उदाहरण है कि अफ्रीका के जो 20वीं सदी के लोग थे वहां पे स्कूलों में, ट्रेनों में ये जो एक व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। देखो दास प्रथा का मतलब क्या है कि दो लोग थे, एक वो जो दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे और एक वो जो दास प्रथा को बनाए रखते थे। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो वे लोग जो दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे उनकी जीत हो गई। ठीक है, दास प्रथा खत्म कर दी गई। पहले क्या था कि अमेरिका जो अफ्रीका था यहाँ पे 20वीं सदी में स्कूलों, ट्रेनों, यहाँ पे लोग जो थे वे उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, तो उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सभी के सभी पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अब देखो लाइव सेक्शन में आप दो चीजें बताएंगे। सबसे पहले कि आपको जो समझाया गया है वो सारी चीजें अच्छे समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, या फिर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना जो ओपिनियन है वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हमारे सीरीज के थे वो हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से और अच्छी लैंग्वेज में अच्छे से सारी के सारे समझ में आए होंगे। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।